हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर पीवाईक्यू सीरीज़। हम इसमें कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी पीवाईक्यू विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सो इकॉनमी आज हम फिनिश करने वाले हैं एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ आवर इकॉनमी। सो लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स जो बचे हुए हैं मैं उनको कवर करूँगा। तो इसमें प्लानिंग, बिजनेस और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड टू इकोनॉमी है जो कि पूछा गया है, और इसमें कुछ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट भी हैं, उसको हम कवर करेंगे एंड दिस विल मार्क द एंड ऑफ इकोनॉमी पीवाईक्यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का, इस पूरी सीरीज़ का एक ही उद्देश्य है, +40 मार्क्स इंक्रीज करना इन अपकमिंग प्रीलिम्स। डोंट फॉरगेट आवर गोल। ठीक है, 1979 में क्वेश्चन आया, सोशलिस्ट पैटर्न कम्स थ्रू। तो बहुत तरह के पैटर्न्स होते हैं जिस तरह से कंट्री डिज़ाइन होती हैं, जैसे सोशलिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट हो गया, कैपिटलिस्ट हो गया। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे जो फ्री इकॉनमी होती है उसमें मार्केट फोर्सेस ड्राइव करती हैं प्राइसेस को, मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। जो मिक्स्ड इकॉनमी होती है इसमें कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म दोनों का मिक्स रहता है। और जो सोशलिस्ट पैटर्न की इकॉनमीज़ होती हैं उसमें पब्लिक सेक्टर का ज़्यादा हाथ होता है, और पब्लिक सेक्टर डिसाइड करता है कि इसेंशियल चीज़ें किस तरह से मार्केट में जाएंगी। और कैपिटलिस्ट जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो अदर चीज़ों पर डिसाइड करता है, जो कि हम इंडिया में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट का कॉम्बिनेशन है इंडिया में। पब्लिक सेक्टर मतलब कि कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल। तो जो सोशलिस्ट पैटर्न होता है दैट इज़ ऑन पब्लिक सेक्टर, है ना, इस पर सबसे ज़्यादा रिलाइज करता है पब्लिक सेक्टर पे। ठीक है, अब दो तरीके की प्लानिंग होती है, एक इम्पेरेटिव प्लानिंग, एक होती है इंडिकेटिव प्लानिंग। इम्पेरेटिव प्लानिंग मतलब एक होता है ना इम्पीरियल राज, मतलब तानाशाही चल रही है, तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है सब कुछ। जैसे लेट्स से अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात करो तो वहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी सीमेंट बनेगी, कितना स्टील बनेगा, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, और जो इंडिकेटिव प्लानिंग होती है जैसे कि हमारे इंडिया में होती है, उसमें गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शन सेट करती है कि लेट से हमें स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाना है, या हमें सनराइज सेक्टर में ज़्यादा काम करना है, या एआई पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी उसके बाद प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं इंडिकेटिव प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1996 में आया। इसमें बोला कि गिवन बिलो टू स्टेटमेंट वन लेवल्ड एज, अच्छा असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें बोल रहा था इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म। इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म मतलब कि ग्लोबल की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। अच्छा, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है क्या? जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है दैट बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म, मतलब कि सब कुछ बेसिक चीज़ें, मतलब यूनिवर्सलिज्म मतलब कि कुछ बेसिक चीज़ें जैसे रोटी कपड़ा मकान जो है वो सबको मिलना चाहिए, ऐसा यूनिवर्सलिज्म, मतलब ऐसा जो सोशलिज्म का आइडियोलॉजी है। ठीक है, ग्लोबलिज्म मतलब ये है कि जो ग्लोबल वेलबींग है दैट शुड बी प्रायोरिटाइज ओवर अ पर्टिकुलर नेशंस वेलबींग। जैसे इस समय जैसे वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज है, यूएस यूरोप है, उनके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है और बाकी लोग सफ़र कर रहे हैं, तो दैट इज़ अगेंस्ट सोशलिज्म आइडियोलॉजी। ठीक है, तो वही इसमें बोला है कि द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलिज्म डज नॉट इम्प्लाई द डिक्लाइन ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी है दैट बिलीव्स इन यूनिवर्सलिज्म एंड ग्लोबलिज्म। सो दिस एक्सप्लेन्स दिस वन एंड ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, देखो जब हमारे देश आज़ाद हुआ तो 5 ईयर प्लानिंग करके एक प्लानिंग मतलब प्लानिंग कमीशन बना था, जो कि 5 ईयर्स प्लान निकालता था हर 5-5 साल पे, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते तो हर 5 ईयर प्लान बनते थे। बट वो चीज़ अब नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है। तो प्लानिंग कमीशन पे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले पीवाईक्यूज़ में, दे आर आई विल से नॉट इम्पॉर्टेंट। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा इसमें, सो दैट, क्योंकि 2019 में भी एक क्वेश्चन आया था इस पे प्लानिंग कमीशन और 5th ईयर प्लान्स पे। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स पे। सो जितने पीवाईक्यू में आए हैं जो कीवर्ड्स, बस उनको पढ़ के जाना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, क्योंकि प्लानिंग कमीशन खत्म है, 5 ईयर प्लान होते नहीं है, तो वाई वी विल वेस्ट आवर रिसोर्स एंड टाइम ऑन दिस। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट हुआ था 1951 में, इसमें सबसे ज़्यादा पुश था एग्रीकल्चर पे। सेकेंड हुआ 1956 से 61, हर 5-5 साल, इसमें हैवी इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था। उसके बाद जो 4th, 5th, 6th, ये सब वही सेम चीज़ें बात करें कि भाई ग्रोथ होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, गरीबी हटाओ, मतलब गरीबी रिमूव करो। ठीक है, ये जो 5th था इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अर्ली टर्मिनेशन था, ये 4 साल के पहले ही 5 साल के पहले टर्मिनेट हो गया था। ठीक है, 7th में
डीप सीडेड पावर्टी रिमूवल, देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक सब पावर्टी की ही बात हो रही है, कुछ भी ऐसे बहुत कॉन्क्रीट नहीं है, कॉन्क्रीट होगा भी तो हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। 1992 से 1997 में ह्यूमन डेवलपमेंट लार्जर आउटले पे काम हुआ कि ओवरऑल सिर्फ गरीबी गरीबी मत बोलो, ह्यूमन डेवलपमेंट भी करना है, ठीक है। 12th जो 2012 से 17 जो लास्ट था उसमें हम फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे थे। 2017 के बाद ये ख़त्म ही हो गया था क्योंकि फिर नीति आयोग आ गया था, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको याद करनी है। बस ये जान लो कि गरीबी हटाने की बात हो रही है। सेकंड में जो हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था, फर्स्ट में एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स, और लास्ट में अपना फास्टर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आया कर लेंगे, नहीं आया छोड़ देंगे, 5th ईयर प्लान नहीं पढ़ के जाना, ठीक है। चलो 1993 में क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या बोल रहा है इसमें, नाइदर द फाइनेंस कमीशन नॉर द प्लानिंग कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो फाइनेंस कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280, ठीक है। सो ये गलत हो गया। द स्कोप ऑफ फाइनेंस कमीशन इज लिमिटेड टू रिव्यू ऑफ द रेवेन्यू सेगमेंट ऑफ द बजट, while the planning commission takes an overall review embracing both capital and revenue requirements of the states। देखो जो फाइनेंस कमीशन होता है ना वो सिर्फ रिकमेंडेशंस देता है कि आपको स्टेट्स को इस तरह से डिवोल्यूशन करना चाहिए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इस तरह के। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन था वो फाइनेंसेस को भी रिकमेंड करता था कि आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, आपको सोर्सेज कैसे इंक्रीज करने हैं। तो प्लानिंग कमीशन यूज टू बी ओवर आर्किंग बॉडी, है ना। सो दिस लुक्स करेक्ट। बाकी ऑप्शन, नो वन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। देर इज़ नो ओवरलैपिंग वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन। इतना बड़ा एरिया है तो ओवरलैप तो कहीं ना कहीं बिल्कुल होगा, ठीक है। 1996 क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है और स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये 2025 में रीफ्रेम हो सकता है। सॉरी, तो इसमें बोला कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी इज टू अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी क्या होता है कि आप कोई भी फॉरेन करेंसी ले आओ, हम उसका रुपया बना के देंगे, या आप अगर रुपया अपना फॉरेन करेंसी ले जाना चाहो तो हम उसको एक्सचेंज करके दे देंगे, इसको बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट गोल क्या है कन्वर्टिबिलिटी अचीव करने का, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी विल स्टेबलाइज इट एक्सचेंज वैल्यू अगेंस्ट द मेजर करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो सप्लाई डिमांड होगी, अगर आपने फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दिया तो सप्लाई डिमांड विल मतलब बैलेंस ईच अदर एंड इसकी प्राइस जो है स्टेबल हो जाएगी जब इसमें गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेंगे ना। फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दिया कि आप कितना भी डॉलर ले जा सकते हो, कितना डॉलर ला सकते हो, कितना भी रुपया ले जा सकते हो, ठीक है। इट विल अट्रैक्ट मोर फॉरेन कैपिटल इनफ्लो इंडिया, ये भी सही है कि जब आपका अकाउंट फुल कन्वर्टिबिलिटी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा FDI होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा FPI होगा, इस तरह की चीज़ें। जो अपनी इंडियन कंपनीज़ हैं दे विल बोरो मोर मनी थ्रू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना कि जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की लिमिट है वो कितनी है इस समय इंडिया में, है ना। कितने बिलियन डॉलर्स की लिमिट है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए। नेक्स्ट, इट विल हेल्प टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, मतलब काफ़ी फार फेच्ड है बट हो सकता है। इट विल हेल्प इंडिया टू सिक्योर लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड फाइनेंशियल मार्केट एट अट्रैक्टिव टर्म्स, ये भी हो सकता है कि जब आपकी फुल कन्वर्टिबिलिटी होती है इसका मतलब कि आपकी जो इकॉनमी है वो ओपन है एंड पीपल ट्रस्ट इट, क्योंकि जो लेट्स से जो US है उसका फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, तो अब ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 करके आ सकता है। तो इसमें आई विल गो विद द ओनली 4 ऑप्शन। बट जब 1996 में क्वेश्चन आया था सो इट ओनली चोज ऑप्शन ए। अब 1996 का जो कॉन्टेक्स्ट था, आज का कॉन्टेक्स्ट वो बदल चुका है। तो आज जो हमारा फुल कन्वर्टिबिलिटी से जो हम चीज़ें अचीव कर सकते हैं वो डिफरेंट होगी, जैसे कि हम अट्रैक्ट करेंगे मोर फॉरेन कैपिटल, हमारा एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा। क्योंकि एक्सपोर्ट प्रमोट कैसे होगा, लेट से कोई केन्या से आ रहा है, कोई चाइना से आ रहा है, कोई US से, कोई जापान से, एंड एवरी वन कैन एक्सचेंज एज मच मनी एज दे वॉन्ट, सो इट विल हेल्प एक्सपोर्टिंग द सही प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट। और इस तरह से सेम लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो, कन्वर्टिबिलिटी, जो कैपिटल अकाउंट है वो अपना फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि अपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग पे लिमिट्स है। वो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कितनी लिमिट है वो बतानी है आपको, ठीक है। जो करेंट अकाउंट है वो अपना फुल्ली कन्वर्टेबल है। अच्छा, इससे रिलेटेड 2-4 चीज़ें और हैं, जैसे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ये आपका होमवर्क है, ये पढ़ लेना। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का लिमिट कितना है, ठीक है। और जो अपना TDS
कटता है, सॉरी आई थिंक TCS है ना, TCS और TDS में डिफरेंस होता है। सो जो अपना TCS होता है ऑन फॉरेन एक्सपेंडिंग वो कितना है। तो इस तरह से जो रिलेटेड होमवर्क्स हैं वो आपको करना है। अब ये PYQ की क्लास है, मैं इसमें आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी एम्प्लॉयज़, मतलब वही क्या बोल रहा है कि 2011 में 15 में सेम क्वेश्चन आया कन्वर्टेबिलिटी पे कि कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी किसको बोलोगे। फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रूपी इनटू अदर करेंसीज एंड वाइस वर्सा, मतलब डॉलर से रूपी, रूपी से डॉलर में आप कितना भी कन्वर्ट करो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 1996 में आया। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, असर्जन रीजन वाला है। एन इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ठीक है, लिबरलाइजेशन पे अगेन क्वेश्चन आया। अच्छा, लिबरलाइजेशन होता क्या है कि आप अपने जो ट्रेड बैरियर्स हैं, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हम बहुत क्लोज्ड इकॉनमी थे, क्योंकि हमें डर था कि अगर हम ओपन इकॉनमी हुए तो फॉरेन इन्फ्लुएंस आ सकता है और हमारा देश वापस से गुलाम बनेगा। बट जब हम लिबरलाइजेशन को हमने परसू किया तो हमें अपने ट्रेड बैरियर्स कम किए, हमने इंपोर्ट बढ़ाया, एक्सपोर्ट बढ़ाया, ठीक है, हम अपने रिस्ट्रिक्शंस को हमने रिमूव किया, लाइसेंसिंग का जो प्रोविजंस था वो हमने मतलब रिलैक्स किया नॉर्म्स। तो इस तरह से बहुत सारी LPG रिफॉर्म्स हुए थे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इज रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड होता है कि दैट गुड दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड। जैसे कि लेट से जूता बनाने वाली मशीन, उसको आप कैपिटल गुड बोलो क्योंकि उससे आप जूता बना सकते हो, ठीक है। सो कैपिटल गुड पे अगर आपने इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दी है ना, अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया। अब रीज़न क्या दे रहा है कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटी वुड हेल्प लोकल एंटरप्रेन्योर टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी टू फेस द ग्लोबल मार्केट, ठीक है। वही है कि आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा, है ना। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में आपने इम्पोर्ट ड्यूटी कम की, कैपिटल गुड आने लगा, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने सामान बनाना शुरू किया, तो आपकी एक्सपोर्ट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है दैट विल इम्प्रूव। तो बोथ असर्सन एंड रीजन आर करेक्ट एंड दे आर एक्सप्लेनिंग ईच अदर। देखो क्वेश्चन भले पुराना है बट द बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि UPSC आज भी पूछता है दैट रिमेन्स सेम, ठीक है। चलो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में वापस से क्वेश्चन पूछा कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ था इंडिया में तो उसने क्या क्या लिया था। सेम चीज़ मैंने आपको बताया कि इंस्पेक्टर राज कम हुआ, कि जो हर चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ में अपना ये दे रहे हैं कि भाई इतना बनाना है, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है, इस तरह की चीज़ें कम हुई। कोटा सिस्टम हटाया गया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया गया, ठीक है। तो सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, मतलब ईजिली आपको लाइसेंस मिलने लगा, आपको ईजिली क्लियरेंस मिलने लगा। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी जब हमने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2003 में आया। क्या पूछ रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर होल्डिंग ऑफ इंडियन प्रमोटर्स इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया इज़ 49%। क्या बोल रहा है कि इंडियन प्रमोटर्स का प्राइवेट सेक्टर बैंक में, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई एक इंडियन प्रमोटर है और वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में कह रहा है कि 49% हो सकता है। क्यों भाई, मैं इंडिया में हूँ, मैं उसको 100% खरीद सकता हूँ। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या बोल रहा है? FDI अप टू 49% फ्रॉम ऑल सोर्सेज इज परमिटेड इन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया अंडर द ऑटोमेटिक रूट, ठीक है। ये थोड़ा मैंने इधर रख दिया था। तो ऑटोमेटिक रूट में बोल रहा है कि 49% ही परमिसेबल है इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, सॉरी हाँ, इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर को देखो तो जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनमें ऑटोमेटिक रूट से 49% परमिसेबल है और विद गवर्नमेंट अप्रूवल 74% तक आप FDI कर सकते हो। जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उसमें ऑटोमेटिक रूट से तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर आपको FDI करनी है अप टू 20% विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जब अप्रूवल की बात आ गई तो अप्रूवल देता कौन है? अप्रूवल देता है कॉमर्स मिनिस्ट्री प्लस सब्जेक्ट मिनिस्ट्री इफ़ द FDI इज़ लेस देन 5000 करोड़, ठीक है। अगर FDI की लिमिट जो है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा है तो जो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होगा दैट विल गिव द अप्रूवल, ठीक है। सो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट बैंक हो सकते हैं। प्राइवेट में ऑटोमेटिक रूट से 49% तक अलाउड है, विद गवर्नमेंट अप्रूवल 74% अलाउड है। गवर्नमेंट बैंक में ऑटोमेटिक रूट से अलाउ ही नहीं है और अप्रूवल के साथ 20% अलाउड है। अप्रूवल कॉमर्स मिनिस्ट्री, सब्जेक्ट मिनिस्ट्री, इफ़ मोर देन 5000 करोड़ देन कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। चलो आप लोग के लिए क्वेश्चन है
कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का चेयरमैन कौन होता है, कमेंट करके लेट मी नो, ठीक है। और जो 100% ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई होता है वो होता है उस, अब देखो इसकी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, मैं आपको दिखा सकता हूँ बट आप वो याद नहीं कर पाओगे, तो उसका मैं एक एसेंस दे रहा हूँ। इफ़ समथिंग इज़ गुड फॉर आवर इकोनॉमी, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि स्पेस, अब जैसे डिफेंस में नहीं दे देंगे कि आप 100%, डिफेंस हमारा स्ट्रैटेजिक चीज़ है, तो इस तरह से एग्जाम में आपको दिमाग लगाना है कि इफ़ इट इज़ स्ट्रैटेजिक एंड जैसे गैम्बलिंग हो गया, गुटखा पान मसाला, इसमें कोई एफडीआई अलाउ नहीं है, तो इस तरह से आप दिमाग लगा सकते हो। अगर इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी एंड आवर डेवलपमेंट देन वी हैव 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट। चलो 2010 का क्वेश्चन आया, अ ग्रेट डील ऑफ एफडीआई इन इंडिया कम्स फ्रॉम मॉरिशस, फ्रॉम मतलब जो यूके और फ्रांस है उनसे भी ज़्यादा एफडीआई जो होती है अपने मॉरिशस से आती है, ऐसा क्यों? देखो अब यूपीएससी को आंसर करने के लिए तो आप बोल दोगे कि इंडिया जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है विद मॉरिशस, विच इज़ ट्रू, बट इफ़ यू लुक इन टू डीपर एंड अगर आप ब्लैक मनी और इन सब के बारे में पढ़ो तो क्या होता है कि जो रिच इंडियंस होते हैं, रिच एंड करप्ट इंडियंस, दे सेंड देयर मनी थ्रू डिफरेंट रूट मॉरिशस, और मॉरिशस से उसको एफडीआई और एफपीआई के नाम पे वापस से इंडिया में इन्वेस्ट कर देते हैं, सो दैट दे कैन एन्जॉय देयर मनी लीगली। सेम चीज़ सिंगापुर के साथ होता है, सेम चीज़ जैसे केमन आइलैंड करके हो गए जो टैक्स हैवन कंट्रीज़ हैं वहाँ से होता है। तो ऑन पेपर दिस रीज़न इज़ गुड, बट व्हेन यू लुक इनटू डीप, मतलब जब आप व्हेन यू लुक क्लोजली, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक मनी, परवेसिव मार्केट एंड करप्ट इंडियंस एंड बिजनेसमैन फॉलो दिस रूट, ठीक है। बट पेपर के लिए आप वही मार के आओगे। 2011 में क्वेश्चन आया, पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट कैन टेक, क्या कर सकता है, मतलब जब आपको करंट अकाउंट डेफिसिट फीस मतलब फील हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट है इसका मतलब, यार इस पर ब्लैक अच्छा लगेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट है इसका मतलब आपका जो खर्चा है ना, सॉरी, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने आगे पढ़ा हुआ है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट डेफिसिट इसका मतलब कि हमारा जो आउट गोइंग पैसा है वो ज़्यादा है और इनकमिंग कम है, मतलब हम ऐसे समझ लो आप एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा है। तो आप क्या क्या करोगे, डी वैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी। देखो अगर आपने डोमेस्टिक करेंसी को डी वैल्यू कर दिया, अगर आपने डोमेस्टिक करेंसी को डी वैल्यू कर दिया तो जो आपका एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाएगा। अगर आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गया देन यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर फॉरेन करेंसी और आपका आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस हो सकता है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन कि आपने अपने डोमेस्टिक करेंसी को डी वैल्यू कर दिया, ठीक। रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर आप एक्सपोर्ट सब्सिडी पे रिडक्शन कर दोगे तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका एक्सपोर्ट बढ़ गया तो भी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो जाएगा, ठीक है। एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी विच कैन अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआई, ठीक है। अगर आपके पास एफडीआई ज़्यादा आ रहे हैं तो भी आपका करंट, सॉरी यार एफडीआई जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में होता है, ठीक है। सो इसने इसको करंट अकाउंट में क्यों काउंट किया हुआ है? क्वेश्चन क्या पूछा था एक बार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। विच ऑफ द गवर्नमेंट कैन टेक एक्शन कैन हेल्प रिड्यूसिंग द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट बोल रहा है, लेकिन जो एफडीआई अपने आते हैं वो कैपिटल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ऑप्शन जो इसमें डी दिया हुआ है, सो वी हैव टू लुक इनटू दिस वन। चलो ये मैं करा दूंगा अभी नेक्स्ट में, इसमें थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, नेक्स्ट करते हैं। 2011 का नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बोथ एफडीआई एंड एफआईआई आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन ए कंट्री, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में है, मैं कमेंट में लिख के बता दूंगा, बट अगर आपको आता है तो आप लिख के बताओ, ठीक है। ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है बट इसमें आंसर मुझे कंफ्यूज कर दे। मेरे हिसाब से 1 और 2 होना चाहिए कि आपने एक्सपोर्ट सब्सिडी कम कर दी और डिवैल्यू कर दी अपनी करेंसी, उससे आपका बढ़ गया, तो ऑप्शन ये होना चाहिए, इसमें डी दिया हुआ है। चलो देखते हैं। तो एफडीआई और एफआईआई में अंतर पूछ रहा है, ठीक है, एफडीआई वर्सेस एफआईआई, इसको एफपीआई भी बोलते हैं, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो क्या बोलता है कि एफआईआई ब्रिंग्स बेटर मैनेजमेंट स्किल, नहीं, एफआईआई जो है सिर्फ आपकी इक्विटी खरीदता है, वो मैनेजमेंट कोई भी नहीं लेता, ठीक है। एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल वाइल एफडीआई ओनली टारगेट्स स्पेसिफिक सेक्टर,
ठीक है, हो सकता है। FDI फ्लोज ओनली इनटू सेकेंडरी मार्केट, FII टारगेट्स प्राइमरी मार्केट, इसने उल्टा कर दिया। ठीक है, FII इज कंसिडर टू बी मोर स्टेबल, नहीं, FII जो है वो लेस स्टेबल है, इसलिए इसको हम हॉट मनी बोलते हैं। ठीक है, हॉट मनी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी आता जाता रहता है। ठीक है, सो जो लेस बैड ऑप्शन है अपना वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो FII से अपनी कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और जो FDI है वो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर में हमें मैनेजमेंट और पैसा ये सब लाने में हेल्प करेगा। चलो नेक्स्ट 2011 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड इन फर्दरिंग गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। अगर आपको इंक्लूसिव ग्रोथ करना है तो आप क्या क्या करोगे? प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, बिल्कुल दोनों हाथों से। प्रमोटिंग MSME, बिल्कुल करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग द राइट्स टू एजुकेशन एक्ट, वाई नॉट। एवरीथिंग लीड्स टू इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 2012 का क्वेश्चन आया, क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, FDI में क्या क्या इंक्लूड होगा? चलो क्या बोल रहा है, सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखो ये तो नहीं होगा, ये तो अपना FII की बात कर दिया। ठीक है, तो फोर्थ काट दो, फोर्थ काट दिया आपने, फोर्थ काट दिया। कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, ठीक है, हो सकता है। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, ठीक है, ये भी होगा। सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज। अगर कोई कंपनी एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड है फॉरेन कंपनी से तो इसका मतलब कि उसमें कंप्लीटली, यार ये भी कंफ्यूज कर रहा है मुझे। ठीक है, तो मैंने वीडियो पॉज किया और थोड़ा ध्यान से सोचा और हल्का सा गूगल सर्च किया। सो लेट्स टॉक अबाउट जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था। 2011 वाला भी बात करते हैं, 2000 अब ये वाला भी बात करते हैं। देखो पॉइंट ये है ना कि इसमें मैं एक चीज़ सोचना मिस कर गया कि जब आप एक्सपोर्ट सब्सिडी कम करते हो ना, सब्सिडी थी, मुझे कुछ और दिमाग में चल रहा था कि जब आप एक्सपोर्ट सब्सिडी अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब आप एक्सपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हो, मतलब एक्सपोर्ट पे जो सब्सिडीज़ आप दे रहे हो उसको डिस्करेज कर रहे हो, एंड दैट विल लीड टू रिडक्शन इन एक्सपोर्ट। और उससे क्या होगा कि आपकी जो फॉरेन इनकम होने वाली थी वो कम हो जाएगी। सो सेकेंड ऑप्शन विल नॉट बी देयर। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एडॉप्टिंग सुटेबल पॉलिसी टू अट्रैक्ट ग्रेटर FDI और मोर फंड्स आएगा। ठीक है, सो 1 2 मतलब 2 गलत हो जाएगा आपका, 1 एंड 3 विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इसमें सही दिया हुआ था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया, दैट वाज कि जो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो FDI में आएगी। देखो FDI क्या होता है, FDI जो है वो सर्टेन कंडीशंस के साथ आता है, एंड आगे मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है बट ठीक है कन्फ्यूजन हो जाती है। सर्टेन कंडीशन है कि मोर देन 10% आपकी ओनरशिप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कंपनी में। तो सब्सिडीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया में आएंगी तो फॉरेन कंपनी का ऑलरेडी उसमें मोर देन 10% है, सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग, सेम चीज़ आ गया, मेजॉरिटी मतलब कि 49% से ऊपर की बात हो रही है, सॉरी 50% से ऊपर की बात हो रही है। कंपनीज एक्सक्लूसिवली फाइनेंस्ड बाय फॉरेन कंपनीज, एक्सक्लूसिव फाइनेंस मतलब उसमें 100% जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई हुई, सो दैट विल ऑल्सो कम अंडर द FDI। ठीक है, हो जाता है कभी कभी पढ़ाने में थोड़ा कॉन्शियसनेस आ जाती है, बट इट्स ओके। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। चलो 2012 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी इसेंशियल ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस। देखो इंक्लूसिव गवर्नेंस ऑल्दो मीन्स का बहुत फेमस टॉपिक है, बट इसमें भी कितने सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। इंक्लूसिव गवर्नेंस में आपको क्या क्या करना है, परमिटिंग द NBFC कंपनीज टू डू बैंकिंग। इससे आप मतलब कैसे इंक्लूसिव गवर्नेंस करोगे, आई डोंट नो, सो दिस वोंट बी ऑप्शन। एस्टैब्लिश्ड इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, अब आप जब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाओगे तो उसमें जो लोकल पार्टिसिपेशन होगा उसमें वहाँ के MP MLAs का पार्टिसिपेशन होगा इस तरीके से। ठीक है, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द पब्लिक हेल्थ, बिल्कुल। स्ट्रेंथनिंग द मिड डे मील स्कीम, बिल्कुल। प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन, स्टेब्लिशिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब आपका इंक्लूसिव गवर्नेंस के अंदर आ जाएगा, एक्सेप्ट दिस NBFC कंपनीज बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग बढ़ा के आप कौन सा इंक्लूसिव ग्रोथ कर रहे हो। ठीक है, बैंकिंग पेनिट्रेशन की बात होती तो दैट कुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन, बट अब यहाँ पे जब मुझे 2 3 और 4 दिख रहा है, सो आई विल गो विद दिस वन। जो 1 है वो थोड़ा फार फेच्ड है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द प्लानिंग्स इन इंडिया, बोल रहा है कि कौन कौन प्लानिंग करता है। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन प्लानिंग नहीं करता, ये सिर्फ सजेशंस देता है कि आपको इस तरह का फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन करना है विद इन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है दैट इज़ एसोसिएटेड विद प्लानिंग। यूनियन मिनिस्ट्री ये सब काम करते हैं। जो मिनिस्ट्रीज हैं दे आर नॉट लाइक दे डोंट डू प्लानिंग, दे जस्ट एग्जीक्यूट द प्लान मेड बाई लेट्स से पार्लियामेंट या फिर नीति आयोग या फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात आ गई तो इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है कि जो ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है इट इज़ नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैचुरी, मतलब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बॉडी है, सेम जैसा अपना नीति आयोग है, ठीक है। ये फेडरलिज्म के स्पिरिट को प्रमोट करता है। 1952 में बना था, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इसके मेंबर कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होते हैं हु सर्व्स एज ए चेयरमैन। यूनियन कैबिनेट, मतलब जितने भी कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं दे विल बी पार्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, है ना, अभी बोला था कि फेडरलिज्म को प्रमोट करेगा। सारे यूनियन टेरेटरी के चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब कि अगर कोई यूनियन टेरेटरी विदाउट लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर तो होगा नहीं, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बुलाया जाएगा, ठीक है। अब ये गवर्नर हो सकता है या कोई और ऑफिसर हो सकता है, अब इसके बारे में पीएचडी करने नहीं गया, ठीक है। द मेंबर ऑफ नीति आयोग, ठीक है। अब जो एनडीसी है, जब ये पहले क्या करता था कि प्लानिंग कमीशन को रिकमेंडेशंस देता था, प्लानिंग कमीशन को हेल्प करता था, बट नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ नीति आयोग। ये नीति आयोग को हेल्प करता है, ठीक है। नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी के पार्ट हैं जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, इसको शॉर्ट में FSDC बोलते हैं। तो इसका एक बार आप बेसिक्स देख लो। जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं या होते हैं, दे आर द चेयरमैन एंड इट इज़ लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मॉनिटर करने का काम करते हैं, जैसे सेबी हो गया, RBI हो गया, IRDA हो गया। तो इनके जो पॉलिसी फ्रेमवर्क होंगे, इनका जो मॉनिटरिंग का काम होगा कि इनका डायरेक्शन किस तरफ है, तो उसका काम करता है FSDC, ठीक है। इसके मेंबर जैसे RBI, सेबी, IRDA, PFRDA के चीफ जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं, और भी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन जानना जरूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग गलत हो गया। इट इज़ हेडेड बाय यूनियन मिनिस्टर, सही हो गया। इट मॉनिटर्स मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन ऑफ द इकॉनमी, ठीक है। मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या डायरेक्शन होता है उसको ये मेजर करते हैं। तो ऑप्शन 2 एंड 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैव अकर्ड इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन, कि जब हमने LPG रिफॉर्म्स लिए 1991 में, ठीक है, तो हमने क्या क्या अचीव किया। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, बिल्कुल नहीं, हमने ऐसे देखा कि GDP में इंक्रीज मतलब डिक्रीज़ हुआ है। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आज के GDP में हमारा एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन द वर्ल्ड इंक्रीज्ड, बिल्कुल, हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ी है और हमारा एक्सपोर्ट में शेयर भी बढ़ा है। सेम क्वेश्चन आया था 2023 में कि इंडिया का ओवरऑल ग्लोबल एक्सपोर्ट में परसेंटेज कितना है, मैंने कराया है आई थिंक लास्ट टू लास्ट वीडियो में। FDI का इन्फ्लो इंक्रीज़ हुआ, बिल्कुल, क्योंकि हमने लिबरलाइज कर दी अपनी पॉलिसीज। इंडियाज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, अब देखो ये जानबूझ के थोड़ा गलत करने की कोशिश की है, ये इनॉर्मसली वगैरह वर्ड ऐड करके, तो दिस विल बी रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, ठीक। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ा है, बट इनॉर्मसली लगाने का क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसा नहीं कि अचानक से एक्सप्लोड कर दिया, जैसे हमने 1991 में LPG स्टार्ट किया हमारा फॉरेन एक्सचेंज ओवरफ्लो करने लगा, ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। 2018 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ कमोडिटीज़ प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय गवर्नमेंट, मतलब लेट से जो अपना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में राशन वाशन फ्री में दिया जाता है, तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है विच यू हैव टू गिव अप टू चूज अ सर्टेन चॉइस, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हो। तो जब पब्लिक जो है जब गवर्नमेंट पब्लिक को कोई सर्विस गुड प्रोवाइड करती है, जो कोई सर्विस या कोई गुड्स प्रोवाइड करती है, तो जो उसका कॉस्ट होता है वो अल्टीमेटली जो टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री है दे बियर दैट पर्न, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ट्रांसफर टू प्रोडक्ट टू टैक्स पेइंग पब्लिक, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना तो इग्नोर होती है, आप इग्नोर कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे आप UPSC पढ़ रहे हो, UPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है कि आपने कोई अपनी जॉब छोड़ी है, या आपने कोई कंफर्ट छोड़ा है,
या एक सेटल लाइफ छोड़ी है, तो दैट इज़ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव का जो कॉस्ट होता है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 5 ईयर प्लान पे 2019 में जाके क्वेश्चन आया, जबकि इसका कोई सर पैर बनता नहीं है, बट ये क्वेश्चन ईजी था, कर सकते थे। नाउ वी डोंट फॉलो दिस 5 ईयर्स प्लान, बट यूपीएससी को खुजली है क्योंकि कोई ओल्ड एग्जामिनर बैठा होगा, उसने क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वॉज अ डिटरमाइंड थ्रस्ट टूवर्ड्स सब्सटीट्यूशन ऑफ बेसिक एंड मतलब सब्सटीट्यूशन हुआ था कैपिटल गुड के इंडस्ट्री में इम्प्रूव करने के लिए। सही लग रहा है, इसमें कुछ गलत आप कह नहीं सकते, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है। फोर्थ 5 ईयर प्लान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। अब ये फोर्थ में बोल दे, सिक्स्थ में बोल दे, फिफ्थ में बोल दे, सब में जब भी आपकी प्लान बनी होगी उसमें सबने यही बोला कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको कम करो। आज भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ज़्यादा है, तो हमेशा से गवर्नमेंट के ये जुमले रहेंगे कि भाई हम अपना डीपीएसपी फॉलो करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने नहीं देंगे, ठीक है। बताना कौन से आर्टिकल में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को कम करने के लिए डीपीएसपी में दिया हुआ है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब ये ऑप्शन देखो, इन द 5th ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वॉज इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। 5th ईयर प्लान मतलब 25 साल आपका देश आज़ाद हुए हो गया और आज तक फाइनेंशियल सेक्टर आपने इंक्लूड ही नहीं किया, सो ये बकवास स्टेटमेंट है, ठीक है। सो यू कैन ऑलरेडी कट इट, तो आपका ऑप्शन 1 और 2 आ जाएगा, ठीक। 2020 में क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू इंडियन इकॉनमी आफ्टर 1991, मतलब वही एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्कर प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इंक्रीज्ड इन अर्बन एरिया वाइल इट डिक्रीज्ड इन रूरल एरिया। नहीं, वर्कर की प्रोडक्टिविटी मतलब आप देखो कृषि में भी कितना मैकेनाइजेशन हुआ है, जब जहाँ पहले 10 लोग खेती करते तब 1 लोग कर रहे हैं, तो ऑप्शन 1 विल बी रॉन्ग। अगर आपका ऑप्शन 1 कट गया तो ये कट गया, ये कट गया। द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्क फोर्स स्टेडली इंक्रीज्ड, स्टेडली इंक्रीज्ड या डिक्रीज हुआ है मुझे नहीं पता। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकॉनमी इज इंक्रीज्ड, ये मुझे पता है कि ये हुआ है। द ग्रोथ रेट ऑफ रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज्ड, बिल्कुल शुरू में जो रूरल एम्प्लॉयमेंट था बहुत तेज़ी से बढ़ा क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, उसके बाद ये डिक्रीज हो गया, तो 4th भी होगा। तो रिमेनिंग ऑप्शन में 3 और 4th ही दिख रहा है मुझे, सो आई विल गो विद दिस एंड वी कैन इसको कट कर सकते हैं कि जो परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज़ है वर्क फोर्स में वो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, तो या तो डिक्रीज़ हुआ होगा या जिग जैग मोशन रहा होगा, समथिंग लाइक दैट, बट इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक है, रूरल एरियाज़ में। ये उस समय के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ डेटा वेटा आया होगा, उस हिसाब से इन्होंने ये स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है। सो आपका ऑप्शन क्या हो गया कि ग्रोथ जो है नॉन फॉर्म इकॉनमी में बढ़ी है, ग्रोथ इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। क्योंकि शुरू में जब वो मनरेगा वगैरह आया था ना, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ गई थी, फिर उसके बाद रूरल एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होता गया क्योंकि लोग अर्बन माइग्रेट करते गए, सर्विस सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होने लगी, सो गांव के लोग सर्विस सेक्टर में जाने लगे, मैन्युफैक्चरिंग में जाने लगे, तो इस तरह से रूरल में जो लेबर पार्टिसिपेशन था दैट स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, ठीक। 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू एफडीआई। अब एफडीआई के बारे में कुछ बेसिक मैं बता देता हूँ। एफडीआई जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ग्रेटर दैन 10% होल्डिंग के लिए, स्टेबल माना जाता है, बहुत जल्दी इन एंड आउट नहीं होता। मैनेजमेंट आता है इसके साथ, जो भी कंपनी में 10% से ज़्यादा एक्वायर करेगा वो अपने बंदे बिठाएगा, अपनी एक्सपर्टीज़ ले आएगा, अपने तरह से बिजनेस चलाना चाहेगा। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी होती है, डजेंट मैटर, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट बने, जैसे कि अभी वॉलमार्ट ने किया था ना अपने फ्लिपकार्ट में, सो दे डिड एफडीआई, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट इसेंशियली इन लिस्टेड कंपनी, नहीं, लिस्टेड भी हो सकती है, नॉन लिस्टेड भी हो सकती है, फ्लिपकार्ट अभी लिस्टेड नहीं है। इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल इनफ्लो, ठीक है, इसमें कोई डेट सर्विंग्स नहीं है, ये एफडीआई एफपीआई आर नॉन डेट टाइप। इट इज़ इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विंग, तो ये उसका उल्टा बोल दिया। इट इज़ द इन्वेस्टमेंट मेड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, नहीं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ऑप्शन भी आपको साथ साथ पढ़ता रहता हूँ ताकि आपको एक फ़िल्टर दिमाग में प्रिपेयर होता रहे कि आप प्रिपेयर कैसे करोगे, जब बेसिक चीज़ें पढ़ोगे तो किस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह के स्टेटमेंट आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2021 में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप इज़ मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। रिसेशन क्या होता है, रिसेशन ये है कि लोगों की जॉब जा रही है, इकोनॉमी बैड कंडीशन में है,
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पैक्टेड है, सर्विस और गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्टेड है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या कर सकती है? क्या होता था ना, जैसे पहले के जो राजा हुआ करते थे, जब भी फेमाइन और भूखमरी होती थी तो वो दे यूज़ टू कंस्ट्रक्ट, महल बनवाते थे, पॉन्ड्स बनवाते थे, नहरें बनवाते थे, ताकि लोगों को जॉब मिल सके और उनको खाना पानी मिल सके। तो सेम चीज़ आज की भी गवर्नमेंट करेगी। दे विल इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑन द पब्लिक प्रोजेक्ट सो दैट जो भी रिसेशन की वजह से जॉब लॉस हुआ है, दे कैन कम एंड गेट द जॉब एंड दे कैन अर्न देयर लिविंग। ठीक है, 2021 में कंसिडर द फॉलोइंग, कौन कौन से एफडीआई में आ सकता है। चलो वापस से क्वेश्चन, पिछला वाला मुझे कंफ्यूज कर दिया था, इसमें देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब देखो, जब आप एफडीआई एफपीआई के बारे में पढ़ोगे, हो सकता है आप इसके बारे में ना पढ़ो, तो अभी इस पर बिल्कुल जजमेंट नहीं लेना, रुको। ठीक है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन। ठीक है, अगर आपने FII प्लस कुछ कंडीशन डाल दी, अब ये कंडीशन क्या होगी, वही कि मेरा भाई 10% से ज़्यादा होगा, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन, तो 3 और 4 काट दो। ठीक, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, मुझे नहीं पता। ठीक है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, ये मुझे पता है कि जो NRI अपना बैंक में डिपॉजिट करेगा, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज FDI, सो ये मैं काट दूंगा, तो अपना 4th भी कट गया, तो आपका ऑप्शन आ गया ना 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया है PYQ सॉल्व करके कि जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, जो अपना ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट होते हैं, है ना, इसको GDR बोलते हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अच्छा, GDR और ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, इन सब में जो डिफरेंस है, जो इसके बेसिक्स हैं, वो आप पढ़ लेना। ठीक है, सो 1, 2 एंड 3 दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, आई थिंक हमने सब कवर कर लिया। वाओ, सो ईजली। सो दिस मार्क्स एंड ऑफ द इकॉनमी। मेरा देखो PYQ कराने का मेरा कीड़ा है, अगर इसके बाद भी मुझे कुछ लगा कि कुछ बचा हुआ है, मैं करा दूंगा, बट दिस मार्क्स एंड ऑफ योर इकॉनमी PYQ, and if you have come this far, then I'm definitely sure that you are going to make it. And if you haven't subscribed, please do, and thank you for watching till end. Let's make sure to complete the other subject as well. I know that I haven't been up to my promises. मैंने promise किया था कि मैं economy और environment सब खत्म कर दूंगा, but trust me, I'm trying as hard as I can, and I will keep trying, and so should you. See you in the next video. Bye.